नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। कौन सी बुक जारी की जाती है? रेड डाटा बुक जारी की जाती है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम बात करें IUCN की, तो IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुई थी और सबसे पहली बार रेड डाटा बुक सबसे पहली बार 1963 ईस्वी को जारी किया गया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक सबसे पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, तो रेड डाटा बुक सबसे पहली बार 1963 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तथा IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुई थी और IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गैसों में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए योगदान नहीं देती है? गैसों में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हरित गृह प्रभाव में योगदान देती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हरित गृह प्रभाव में योगदान देती है, जबकि ऑक्सीजन गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है। अगर हम बात करें हरित गृह गैसों की, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी प्रमुख हरित गृह गैसें हैं। प्रमुख हरित गृह गैसें कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी की सभी गैसें हरित गृह गैसें मानी जाती हैं, जबकि इस ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया गया है और ऑक्सीजन एक हरित गृह गैस नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों, अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और बात करें ध्रुवों से, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती है, जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। यानी सर्वाधिक जैव विविधता 0 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। यानी 0 डिग्री अक्षांश पर या भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जबकि सबसे कम जैव विविधता ध्रुवों पर पाई जाती है। और जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं, जैव विविधता में वृद्धि होती जाती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं, तो जैव विविधता घटती जाती है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है।
तो सामाजिक वानिकी का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, यानी वनों का प्रबंधन करना ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए दिया गया है। जल संरक्षण के लिए राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। बात करें तरुण भारत संघ की, तो तरुण भारत संघ एक संस्था है जो जलों का संरक्षण करती है और जिस क्षेत्र में पीने के लिए जल नहीं होता है उस क्षेत्र में पीने के लिए जल की उपलब्धता कराती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मैग्सेसे पुरस्कार की, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस से दिया जाता है और फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार भारत के विनोबा भावे को दिया गया था। विनोबा भावे को पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया था और विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार भूदान आंदोलन के लिए, किसके लिए? भूदान आंदोलन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस, यानी बात करें हम विश्व शौचालय दिवस की, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और इसी जगह हम कह दें 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? दोस्तों, पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और ये पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB, UVC। यदि आपसे कहे पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती हैं, तो पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। लेकिन अब से हमसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो सबसे अधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणें UVC है, यानी अल्ट्रावायलेट सी किरण जो होती है वो सबसे अधिक हानिकारक किरण होती है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक एक जल प्रदूषक है और पूरे भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। जलों में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के एग्जामों में, कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन, इन चारों गैसों में हीलियम एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
तो दोस्तों यदि आपसे कहे कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये सभी की सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? दोस्तों सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ईंधन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और सबसे कम प्रदूषित करता है पर्यावरण को। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जामों में। ग्रीन मफलर का संबंध है, तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से, यानी ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में वृद्धि। यदि अगर हम बात करें कि जब जीवाश्म ईंधनों के अधिकाधिक प्रयोग से वायुमंडल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का सांद्रण बढ़ जाता है, परिणामतः वायुमंडलीय एवं धरातलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसी तापमान की वृद्धि को वायुमंडलीय तापन कह दिया जाता है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? दोस्तों जल की गुणवत्ता के लिए गंगा एक्शन प्लान जल की गुणवत्ता के लिए लाया गया था। यानी जल की गुणवत्ता के लिए गंगा एक्शन प्लान भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है। तो अगर हम बात करें गैसीय अपशिष्ट की, तो लकड़ी एवं कोयला से जलने वाला धुआं एक गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। आपको बात करें गैसीय अपशिष्ट है, तो लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को वाहनीय ईंधनों में से आजकल पर्यावरण का स्नेही माना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो दोस्तों कहते हैं अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा की, कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ संचयित हो जाता है और अभिक्रिया करके H2SO4 एवं HNO3 जैसे अम्लों का निर्माण करती है
और ये अम्ल जब वर्षा जल के साथ मिलकर धरती पर गिरती है तो ऐसे बारिश को ही अम्ल वर्षा कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से रिपीट करते हैं, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी गैसों के साथ वर्षा जल अभिक्रिया करती है। वर्षा जल अभिक्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है और यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब धरातल पर वर्षा के रूप में गिरता है उसी को हम अम्लीय वर्षा के नाम दे देते हैं और अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस में की जाती है, तो किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप करना हो हम तो BOD में करते हैं। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप करना हो तो हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में करते हैं। यानी कि जिस नदी के क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा 16% से कम हो जाती है, कितने प्रतिशत से? 16% से कम हो जाती है। यदि किसी भी नदी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा 16% से कम हो जाती है तो वह जल प्रदूषित हो जाता है और उसी क्षेत्र को हम BOD के नाम से संज्ञा दे देते हैं, BOD कह देते हैं। तो दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। ये तो कॉमन प्रश्न है। ये अगर हमें वायु प्रदूषण को कम करना है तो हम क्या करेंगे? वायु प्रदूषण को कम करना है तो वृक्षों को लगाएंगे, यानी वृक्षों द्वारा हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो दोस्तों, विश्व उष्मायन यानी वैश्विक तापन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वैश्विक तापन के लिए वायु प्रदूषण, यानी जब वायु प्रदूषित होती है तो विश्व में ऊष्मा एवं तापमान की, वायुमंडल में ऊष्मा एवं तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो सीधे शब्दों में अगर कहें निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है, तो वायु प्रदूषण। चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब हमारा अगला वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।